गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप सब लोग? चलिए, मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया अगेन आपका इस लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कल का लेक्चर जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो पैराग्राफ हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो आई होप, मुझे आशा है कि आज का लेक्चर जो है वो भी बेहतरीन होगा और आपको जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो कंसेप्ट हैं वो समझ में आएंगे। चलिए, तो कल अभी तक हमने जो है कंपोजिशन की बात कर ली है और कंपोजिशन के अलावा डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। कल हमने जो फ्रैंकलिन है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किए गए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की इमेज 51 के बारे में भी देखा और उसी के बेस पर जो वाटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसके क्या कंटेंट थे, क्या स्ट्रक्चर थी, उसको भी हमने समझा। आज जो है हम चारगाफ रूल पढ़ने वाले हैं और चारगाफ जो है, चारगाफ साइंटिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर को किस टाइप से एक्सप्लेन किया उसको समझने वाले हैं। तो चलिए, अगेन आपका वेलकम है। मैं हमेशा आपको याद दिलाते रहता हूं कि अब आपका जो टारगेट है, आपका जो सपना है उसको बनाए रखना है, मेहनत करना है, विश्वास रखना है, तभी जाके आप 100% जो है नीट को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए, आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। और अगेन जो है हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने ये देखा था कि हमारे पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 1 है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1 है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 2 है। तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ गई, किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हुआ था। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हुआ था। कैसा हुआ था बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई थी दो स्ट्रैंड के बीच में। दो स्ट्रैंड के बीच में क्या हुआ था बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बन गई थी और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण क्या हुआ था बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या हुआ था? दो स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या हो गई थी? जुड़ गई थी। तो आई होप ये कल का जो कंसेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो किस टाइप से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गई। चलिए, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जब भी जुड़ती है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो वो कैसी होती है बेटा? एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती है। लेकिन क्वेश्चन मैंने कल ये बताया था कि जो हमने अभी तक स्टडी किया है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में क्या होती है? जुड़ती है। दो चेन आपस में क्या होती है बेटा? जुड़ती है। लेकिन कल हमने क्वेश्चन क्या राइज किया था कि ये हेलिकल फॉर्म में डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल फॉर्म में क्यों है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए है वो डीएनए की जो एक स्ट्रक्चर है वो ऐसे, और दूसरी जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐसे, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐसे, इस टाइप से एक मेन एक्सिस से कैसे डिवाइड हो गया या कैसे हेलिकल फॉर्म में अरेंज हो गया। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगेन हम बात करते हैं डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक का, वो दो बेस पर हमने देखा था। पहला जो हमने देखा था वो क्या देखा था बेटा? कि डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर था वो हमने एक्सरे, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेस पर देखा था। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो था वो किसने दिया था बेटा? फ्रैंकलिन ने दिया था। और दूसरा मैंने बताया था चारगाफ रूल की बात की थी मैंने। किसकी बात की थी? चारगाफ रूल की बात की थी। तो डीएनए को हमने अभी तक जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेस पर देख लिया था। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है हमको क्या रिप्रेजेंट करती है कि डीएनए जो होता है, जो डीएनए है वो मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? दूसरा, जो इनका जो डायमीटर है, क्या है बेटा? इनका जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर का होता है। इसका मतलब ये है वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। और डीएनए का जो 1 पीच है, उस 1 एक पीच जो है उस पीच में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 10 न्यूक्लियोटाइड बेस 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। और डिस्टेंस की यदि बात करें, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड की बात करें, तो
दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना था बेटा? 0.34 नैनोमीटर का था। इसका मतलब 3.4 एंगस्ट्रॉन का था। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आज जो है हम चारगाफ रूल को पढ़ने वाले हैं। चारगाफ रूल क्या बताता है? चारगाफ नाम के जो इरविन चारगाफ नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए को ब्रेक किया और डीएनए को ब्रेक करने के बाद उसकी स्टडी की तो उन्हें क्या पता चला? उन्हें पता चला कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं। तो प्यूरिन का जो अमाउंट है वो पिरिमिडिन के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, और जितना शुगर होगा उतना ही फॉस्फेट होगा। ये बात उन्होंने बताई थी। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। चलिए, हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेस पर ये 51 फोटो देखा था। तो हमने ये भी देखा था कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है जो 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में है, और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है वो इस डायरेक्शन में है। ये 5 डेज है तो ये उसका 3 डेज डायरेक्शन होगा, और इसी को हमने एंटी पैरेलल कहा था। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है उसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो एंटी पैरेलल कंडीशन में होती है, और दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनता है। ये कौन सा बेस पेयर है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। तो आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर किनके बीच में बनती है बेटा? प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में बनती है। लेकिन मैंने कल यह भी बताया था कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो हेलिकल फॉर्म में किस लिए हो गई, कैसे हो गई? क्योंकि डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए, डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए हमको एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो न्यूक्लियोस जो टाइड होते हैं, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो न्यूक्लियोटाइड को क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। तो सपोज ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड में सपोज थाइमिन यहां पर आ गया और एडेनिन यहां पर आ गया, या एडेनिन, ये थाइमिन है, ये थाइमिन और एडेनिन है। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसमें एक ही स्ट्रैंड में प्रेजेंट, इसी स्ट्रैंड में प्रेजेंट ये थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ जाए, तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो सकती है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए, डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोटेशन करना पड़ेगा। कितना रोटेशन करना पड़ेगा? 36 डिग्री का क्या करना पड़ेगा? रोटेशन करना पड़ेगा। किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या करना पड़ेगा? 36 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा। तो कल मैंने बताया था एक पीच के अंदर, एक पीच में कितना होता है बेटा? ये देख रहे हैं आप, ये 1 पीच है, ये 1 पीच है, और इस 1 पीच में कितने न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेंगे? टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेंगे? 10 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक पीच में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दो न्यूक्लियोटाइड के जो बीच में जो डिस्टेंस है ये 0 पॉइंट क्या थी बेटा? ये 0.34 नैनोमीटर की थी, 34 नैनोमीटर की थी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि डीएनए का जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस क्या है? 0.34 एंगस्ट्रॉन है, 0.3 नैनोमीटर है। और इसी टाइप से जो देखेंगे आप, तो एक ही बेस पे जो एक पिच होता है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड का जो है नाइट्रोजनस बेस वाले कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आज जो है हम समझ रहे हैं, चारगाफ रूल समझ रहे हैं, और चारगाफ रूल पे जो है बेटा हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। चारगाफ आप देख रहे हैं कि चारगाफ जो है, इन साइंटिस्ट का नाम क्या है? इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ जो है एक फेमस साइंटिस्ट है, और इन्हीं के नाम पर चारगाफ रूल रखा गया है। तो रूल्स वर प्रपोज्ड बाय इरविन चारगाफ। साइंटिस्ट देख रहे हैं आप, ये कौन है? इरविन चारगाफ।
इरविन चारगाफ ने जो रूल्स बनाए डीएनए की स्टडी के लिए, उसी के बेस पर हमने क्या बोला, उसको चारगाफ रूल कहा। क्या कहा बेटा? चारगाफ रूल। चलिए क्या समझते हैं हम थोड़ा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कि इन्होंने क्या स्टडी किया। इन्होंने डीएनए को क्या किया, ब्रोक किया, मतलब डीएनए को तोड़ के देखा। इन्होंने जब डीएनए की स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने डीएनए को तोड़ा, और डीएनए को तोड़ने के बाद इन्होंने क्या स्टडी की, क्या ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्यूरिन जो होते हैं, कौन होते हैं बेटा? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स जो हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स जो हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स जो हैं, मैं अगेन इसको करेक्ट कर देता हूं, प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है इनका अमाउंट जो है इक्वल होता है। तो ही ब्रोक द डीएनए एंड एक्सप्लेन दैट डीएनए कंपोनेंट्स आर प्यूरिन एंड pyrimidines आर इन आर इन आर इन आर इन इक्वल प्रपोर्शन। तो क्या आपको बात में समझ में आई? क्या आपको ये बात जो है समझ में आई कि क्या बोला इन्होंने? जब इन्होंने डीएनए को ब्रेक करके देखा तो इनको पता चला कि प्यूरिन का जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट कितना है, pyrimidine का है। ये किसने बताई? ये चारगाफ नाम के साइंटिस्ट ने बताई। आपको समझ में आया? और इसीलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है? चारगाफ रूल कहा जाता है। चारगाफ रूल कहा जाता है। चारगाफ रूल का मीनिंग ये है कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही pyrimidine होगा। इन्होंने क्या देखा बेटा? इन्होंने जो स्टडी किया, इसी स्टडी के बेस पर इन्होंने क्या देखा बेटा? इन्होंने स्टडी के बेस पर क्या देखा बेटा? इन्होंने देखा कि जो पोलर कंसंट्रेशन एडेनिन का है, जो पोलर कंसंट्रेशन एडेनिन का है, इसका मतलब जितना एडेनिन है उतना ही क्या है बेटा? थाइमीन है। क्या आपको बात समझ में आई? जब इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को तोड़ के देखा तो मोलर कंसंट्रेशन एडेनिन का जितना था उतना ही मोलर कंसंट्रेशन थाइमीन का, जितना मोलर कंसंट्रेशन गुआनाइन का था उतना ही मोलर कंसंट्रेशन साइटोसिन का था, और जितना मोलर कंसंट्रेशन सुगर मतलब डीऑक्सीराइबो शुगर का डीएनए में था उतना ही मोलर कंसंट्रेशन फॉस्फेट का था। आई होप ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने क्या बताया? एडेनिन जो होता है, जितना अमाउंट एडेनिन का होगा उतना ही अमाउंट जो है थाइमिन का होगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना अमाउंट गुआनाइन का होगा उतना अमाउंट जो है साइटोसिन का भी होगा। ये किन्होंने बताया? इन्होंने बताया। और तीसरी बात इन्होंने क्या बताई बेटा? जितना अमाउंट शुगर का है उतना ही अमाउंट किसका होगा? फॉस्फेट का होगा। ये भी बात इन्होंने बताई। क्या एक्सप्लेन किया? कि जो अमाउंट ऑफ प्यूरिन और pyrimidine है और शुगर और फॉस्फेट है, इनका अमाउंट जो है सेम होता है। तो आई होप चारगाफ की ये बातें जो है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर इन्होंने डीएनए के बारे में क्या बताने की कोशिश की, आज उसको समझते हैं। चारगाफ रूल को हम 2 पॉइंट के बेस पर पढ़ेंगे बेटा। पहला, किस रूल, किस बेस पर पढ़ेंगे? पहले किस बेस पढ़ेंगे? रूल के बेस पर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बेटा? रूल के बेस पर पढ़ेंगे। पहले हम बेस बेस रूल्स पढ़ेंगे, बेस रूल पढ़ेंगे। और दूसरा जो है वो किस बेस पर पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे बेस रेशियो के बेस पर पढ़ेंगे। किस बेस पर पढ़ेंगे? बेस रेशियो। तो चारगाफ का बेस रूल पढ़ना है और बेस रेशियो पढ़ना है। बेस रूल पढ़ना है और बेस रेशियो पढ़ना है। चारगाफ की 2 बातें पढ़ना है, बेस रूल पढ़ना है और बेस रेशियो पढ़ना है। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है कि बेस रेशियो और बेस रूल हमको क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है डीएनए के बारे में। तो हम पहले बात करते हैं बेस रूल्स के बारे में, बेस रूल के बारे में। तो ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है कि डीएनए जो है, चलिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, मैं इसको कलर रीफ्रेम करके लिख देता हूं। यहां पर कलर जो है वो विजिबल नहीं है। चलिए मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं। पहला हम पढ़ेंगे रूल, रूल पढ़ेंगे। और दूसरा कौन सा रूल पढ़ेंगे बेटा? कौन सा रूल पढ़ेंगे? बेस रूल पढ़ेंगे, बेस रूल। और दूसरा बेस रेशियो पढ़ेंगे। तो क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आई? हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पहले रूल्स पढ़ेंगे और दूसरा क्या क्या स्टडी करेंगे? हम
बेस रेशियो स्टडी करेंगे। इन दो बेस पॉइंट के आधार पर डीएनए की स्ट्रक्चर जो है उसको क्या किया गया बेटा, रिप्रेजेंट किया गया। ये किसने रिप्रेजेंट किया, चारगाफ ने किया। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चले अब बात करते हैं चारगाफ रूल की। चारगाफ रूल ने, चारगाफ नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि प्यूरिन जितना होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या बताया उन्होंने, इस पर क्वेश्चन बनता है बेटा, इस पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनेगा। किस टाइप से बनेगा हम उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अभी तक आपको क्या समझ में आया, इस बात को देखिए ध्यान से कि चारगाफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। प्यूरिन का मतलब यह है कि जितना एडेनिन होगा, एडेनिन जितना होगा, एडेनिन जितना होगा, मैं इसको शॉर्टकट में लिख दूं, इसको शॉर्टकट में लिख दूं कि जितना एडेनिन होगा, जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। ये डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, ये इक्वल टू है। जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थायमिन होगा, और जितना ग्वानाइन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। इन्होंने क्या कहा, प्यूरिन जितना होगा उतना पिरिमिडिन होगा, एडेनिन जितना होगा उतना ही थायमिन होगा, जितना ग्वानाइन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। इसका मतलब एडेनिन और ग्वानिन जो है वो क्या है, प्यूरिन है। ये दोनों क्या है बेटा, प्यूरिन है। और जितना जितना थायमिन और साइटोसिन है उतना ही कौन होगा, एडेनिन और ग्वानिन होगा। ये कौन है बेटा, ये पायरिमिडिन है। ये कौन है, पायरिमिडिन है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या बताया कि यहां से देखिए बेटा, यहां से देखिए ए प्लस जी जो होगा, ए प्लस जी मतलब ये दोनों कितने हैं, प्यूरिन है, तो उतना ही क्या होगा, टी प्लस सी होगा। जितना ए प्लस जी होगा उतना ही टी प्लस सी होगा। ये चारगाफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया। इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। चाहे प्यूरिन एडेनिन यदि है तो उतना ही थायमिन होगा, यदि आप ग्वानिन की बात कर रहे हैं तो उतना ही साइटोसिन होगा। यदि आप ए प्लस जी में बात कर रहे हैं, दोनों को ऐड करके बात कर रहे हैं कि जितना एडेनिन और ग्वानिन होगा उतना ही थायमिन और साइटोसिन होगा। तो इन्होंने और क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि ए प्लस जी का जो वैल्यू है डिवाइड बाय टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात किन्होंने बताई, चारगाफ ने बताई कि ए प्लस जी का अपन जो टी प्लस सी का रेशियो है ये हमेशा कितना होता है बेटा, ये हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और ये जो है आपको याद रखना है कि ये हमेशा कैसा होता है बेटा, ये हमेशा यूनिवर्सल होता है। इस लाइन को याद रखना है कि ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी का रेशियो हमेशा 1 है। इसका मतलब यह है इट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल स्पीसीज। इस पर क्वेश्चन कई बार जो है पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाएगा बेटा, विच बेस पेयर, रेशियो जो है बेस पेयर जो है वो यूनिवर्सल फॉर ऑल स्पीसीज होता है। इसका मतलब मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, ये विच हैव डबल स्ट्रैंड डीएनए। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है उसमें ए प्लस जी और टी प्लस सी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन है। ये बातें आपको याद रखना है और इसी के बेस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि प्यूरिन और इज इक्वल टू पिरिमिडिन का क्या कंसेप्ट है? इसी को बोलते हम, क्या कहेंगे बेटा, बेस रूल कहेंगे। क्या कहेंगे इसी को हम, इसी को हम क्या कहेंगे, बेस रूल कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस रूल कहेंगे। तो आई होप ये बेस रूल वाला कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब दूसरी बात करते हैं बेस रेशियो की बात। हम किसकी बात करेंगे, बेस रेशियो की बात कर रहे हैं। बेस रेशियो समझ में आता है बेटा आपको, क्या होता है बेस रेशियो का मीनिंग? बेस रेशियो में अभी तक हम प्यूरिन और पिरिमिडिन की बात कर रहे थे, अब यहां पर प्यूरिन और पिरिमिडिन की ही बात करना है, लेकिन कौन किसके साथ पेयर करता है। तो बेस रेशियो का मतलब ये है कि आपको पता है कि एडेनिन जो है हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थायमिन के साथ, और गुआनाइन जो है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ।
इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये बताया कि A प्लस टी जितना होगा उतना ही G प्लस सी होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या आपको बात ध्यान रखना है? क्या आपको बात ध्यान रखना है? A प्लस टी ये प्यूरिन है और ये पिरिमिडिन है, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन है। समझ में आ रहा है? ये क्या है बेटा? ये क्या है? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का बेस है। ये एक बेस पेयर बन गया है। क्लियर हुआ? तो एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड, गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है साइटोसिन के साथ, और इस तरह A प्लस टी और G प्लस सी जो होता है ये रेशियो जो होता है सेम होता है। तो इन्होंने क्या बताने की कोशिश की? इन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि जो A प्लस टी का रेशियो होता है, A प्लस टी अपॉन G प्लस सी का रेशियो जो होता है इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 1। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके पहली वाली स्लाइड में मैंने क्या बताया था? A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। इसका मतलब A प्लस जी का रेशियो T प्लस सी के सेंस में देखा जाए तो हमेशा 1 होता है, जबकि आप बेस पेयरिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम नाइट्रोजन बेस पेयरिंग की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन बेस पेयरिंग की बात कर रहे हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। तो यहां पर A प्लस टी अपॉन G प्लस सी का रेशियो जो होता है नॉट इक्वल टू 1 होता है। और ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। इट इज स्पेसिफिक और डिफरेंट फॉर एवरी स्पीसीज। यहां पर मैंने क्या बताया था? ये यूनिवर्सल फॉर ऑल स्पीसीज, जबकि इक्वल नॉट इक्वल टू 1 ये क्या याद रखना है? स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग स्पीसीज के अंदर A प्लस टी अपॉन G प्लस सी का रेशियो जो होता है अलग अलग होता है। लेकिन सेम यदि स्पीसीज है तो सेम होगा। स्पीसीज सेम होना चाहिए, यदि स्पीसीज अलग है तो ये रेशियो आपको क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। किसकी बात करें? हम प्रोकैरियोटिक केस में बात करें। इन प्रोकैरियोटिक के अंदर आप देखेंगे, किनकी बात कर रहा हूं बेटा? प्रोकैरियोटिक के अंदर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, आपको पता है बैक्टीरिया जो होता है ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। तो क्वेश्चन आपको ये समझ में आना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट क्यों कर पा रहा है, और उनका डीएनए ब्रेक होने का जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा है, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस बात को आप समझने किस तरह से समझेंगे बेटा? कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें इनमें क्या होता है? A प्लस टी अपॉन G प्लस सी का रेशियो जो है वो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है बेटा? इनमें आप देखेंगे तो A प्लस टी के से ज्यादा कौन होता है? G प्लस सी का रेशियो ज्यादा होता है। मतलब A प्लस टी कम होता है जबकि G प्लस सी ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि इन प्रोकैरियोटिक में आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक में GC कंटेंट ज्यादा होता है किसके बजाय? AT कंटेंट के। तो इसके कारण ये मोर क्या होता है बेटा? स्टेबल होता है। ये मोर क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। डीएनए को आप देखोगे बैक्टीरिया के या ई कोलाई के तो ये कैसे होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बैक्टीरिया के डीएनए का या बैक्टीरिया का हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्यों है? क्योंकि इनमें जी और सी के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है उनको ब्रेक करने में टाइम लगता है, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। ये आपको बात ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ में आई कि क्यों प्रोकैरियोटिक में A प्लस टी अपॉन G प्लस सी में दोनों में से G प्लस सी का रेशियो जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए ये मोर स्टेबल होते हैं और इनका मोल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिए इधर देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, किसकी बात करें हम? दूसरा एग्जाम्पल है हमारा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है बेटा? आप याद रखना है A प्लस टी जो है G प्लस सी है, इसमें A प्लस टी का रेशियो कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक से, ध्यान रखना हमारे अंदर या यूकैरियोटिक की बात करें
एडेनिन और थाइमिन का जो रेशियो है वो ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, ग्वानिन और साइटोसिन के थ्रू। इसलिए इनमें जो है एडेनिन और थाइमिन जो है वो ज्यादा होता है किससे बेटा, जी और सी से। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होने के बाद कैसे होंगे बेटा, ये लेस स्टेबल होंगे। कैसे होंगे, लेस स्टेबल होंगे। तो क्या आपको समझ में आया, कि दोनों ऑर्गेनिज्म चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। यूकैरियोटिक को आप देखेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि यहां पर 80 बॉन्ड ज्यादा है, 80 बेस पेयर ज्यादा है, नाइट्रोजन बेस ज्यादा है, और ग्वानिन और साइटोसिन जो है कम है। जबकि प्रोकैरियोटिक में ये ज्यादा होते हैं और 80 जो है कम होते हैं। इसलिए ये आपको समझ में आया होगा चारगाफ का बेस रेशियो रूल। क्लियर है। चलिए, अब बेस रेशियो इन प्रोकैरियोट्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि एडेनिन प्लस थाइमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन में आपको यहां पर क्या रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा, यहां पर जीसी जो है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू एटी के। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जीसी जो है वो ज्यादा होता है और एटी जो है वो कम होता है। क्लियर है। तो ई कोलाई की यदि आप बात करेंगे तो ई कोलाई क्या है बेटा, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक है। इनका जो बेस रेशियो होता है वो समथिंग जो है वो कितना होता है, 0.92 के समथिंग होता है। मतलब ये एक से हमेशा कैसा होगा, कम होगा। ऑलवेज लेस देन 1। इनका रेशियो कितना होगा, ये होगा लेस देन 1 होगा। ये आपको समझ में आया होगा कि जीसी रिच ज्यादा होगा, इसका मतलब डीएनए कैसा होगा, स्टेबल होगा। यदि आप बात करें बेस रेशियो की, कहां पर, 80 और जीसी रेशियो की, तो ये यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक में जो है 80 जो है वो ज्यादा होगा और जीसी कम होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो रेशियो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, मोर देन 1 मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा, तो ये हमेशा कैसा मिलेगा, ऑलवेज मोर देन 1। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, तो ह्यूमन का यदि आप एग्जांपल ले तो ह्यूमन में जो है 1.52 के समथिंग जो है वो आपको बेस रेशियो जो है ऑब्जर्व होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो 80 है वो क्या होता है, रिच होता है। इसलिए हमारा जो डीएनए है वो लेस स्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा, लेस स्टेबल। इसलिए इनका आसानी से क्या हो सकता है, रेप्लिकेशन हो सकता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा। तो ये बात आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जो बेस रेशियो का है वो मोर देन 1 होता है या लेस देन 1 होता है। और ये किस बेस पर होता है, ये चारगाफ रूल के बेस पर होता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, क्लियर है, आगे बढ़े। छोटी छोटी बातें याद रखना है बेटा, तभी जाके आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम फीचर्स जो डीएनए की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे फीचर्स जो क्या करें, डीएनए को स्टेबल बनाए। तो ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर से अभी तक कुछ पॉइंट बता चुका हूं जो डीएनए को स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे पहले लेक्चर में मैंने या सेकंड लेक्चर में मैंने शुगर के बारे में बताया था। राइबोज में सेकंड नंबर पे कार्बन पर OH होता है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। जबकि डीएनए में सेकंड नंबर के कार्बन पर H होता है, इसलिए मोर क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन इसके अलावा भी हमने बताया है, क्या क्या बताया है समझते हैं थोड़ा बेटा इसको।
चलिए, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, तो ये आपको समझ में आया होगा कि एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बनता है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बनता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कहते हैं। तो क्लियर है ये। चलिए, दूसरा 36 डिग्री का रोटेशन जो होता है बेस पेयर में, यदि आप दो न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर है इनको रोटेट कर देंगे, तो ऐसे रोटेट करते जाएंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और डिस्टेंस क्रिएट होने के कारण क्या होगा बेटा? ये बेस पेयर जो है, बेस पेयर क्या हो जाएंगे? बेस पेयर क्या हो जाएंगे? अपार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और डिस्टेंस इंक्रीज हो जाने के कारण ये जो है हेलिकल फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे, हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो स्टेबिलिटी को देता है। दूसरा, सुगर और फॉस्फेट की बैकबोन। तो मैंने बताया था कि सुगर और जो फॉस्फेट की जो बैकबोन है, ये हमेशा कहां होती है? आउटसाइड होती है। कहां पर होती है बेटा? बैकबोन जो है वो कहां पर होती है? आउटसाइड, आउटसाइड प्रेजेंट होती है, जबकि नाइट्रोजन बेस जो है वो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बैकबोन है ये भी जो है स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन आउटसाइड है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन आउटसाइड है, तो ये आउटसाइड प्रेजेंट है, लेकिन इनके इनसाइड क्या है बेटा? नाइट्रोजन बेस है। तो ये भी आपको इस डीएनए जो है उसको स्टेबिलिटी देगा। दूसरा मैंने बता चुका हूं, नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्टिंग इनवर्ड। तो क्या आपको ये बातें याद रहेगी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देगा? तो पहला पहला क्या होगा बेटा? पहला होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। दूसरा 30 डिग्री सेल्सियस का रोटेशन और शुगर फास्फेट बैकबोन का आउटसाइड होना। तीसरा चौथा जो है वो नाइट्रोजन बेस का इनवर्ड होना। तो चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर शुगर और फास्फेट की बैकबोन है, यहां पर शुगर और फास्फेट की बैकबोन है। तो मैं यहां पर शुगर फास्फेट की बैकबोन बना रहा हूं, ये शुगर फास्फेट की बैकबोन बना रहा हूं, ये शुगर फास्फेट की बैकबोन है। तो देख पा रहे हैं ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो इनमें शुगर और फास्फेट की बैकबोन बन रही है, और यही जो शुगर की फास्फेट की जो बैकबोन है यही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, तो यदि एडेनिन और थाइमिन है तो इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और गुआनिन और साइटोसिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बनेगा। चलिए, तो अभी हमने प्यूरिन और pyrimidine के बारे में देखा है। तो प्यूरिन जो होते हैं वो हमेशा पायरिमिडिन जो है उनके साथ जुड़ते हैं, ये आपको समझ में आएगा। यदि वो एडेनिन है तो ये एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन के साथ में कितने डबल बॉन्ड? कितने डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के? ध्यान रखना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं यहां लिख दूं 2H बॉन्ड। ये 2H बॉन्ड क्या है बेटा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बनेंगे? 2। ये ऑलरेडी हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। यहां पर देखते हैं, यदि गुआनाइन है तो वो किसके साथ पेयर करेगा? साइटोसिन के साथ करेगा। और कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहे हैं बेटा? होल्ड होल्ड 2 स्ट्रेन। ध्यान रखना बेटा, ये दोनों स्ट्रेन को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? होल्ड करके रख रहे हैं। क्या करके रख रहे हैं? होल्ड करके रखे हुए हैं, ताकि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी हो पाए? मोर स्टेबल हो पाए। तो आई होप इनमें से यदि कोई क्वेश्चन का पॉइंट बनता है तो आपको याद रखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होना हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण और इनके बीच में स्टेबिलिटी होना, ये मेन रीजन जो है, जो मेन रीजन है वो कौन है बेटा? हाइड्रोजन। दूसरा, तीसरा जो है 36 डिग्री रोटेशन। तो मैंने कल भी बताया था कि ईच बेस पेयर इज रोटेटेड। कितने बेस पेयर जो हैं वो जो बेस पेयर है, ईच की बात कर रहा है बेटा, हर एक की बात कर रहा है बेटा। ईच बेस पेयर इज रोटेटेड। कितना रोटेट होगा बेटा?
36 डिग्री रोटेट हो जाता है। कितना? 36 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो किससे रोटेट होगा? एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से क्या होगा? 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, एक दूसरे से वो फार अपार्ट हो जाएंगे और इनके बीच में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है मेक वन कंप्लीट टर्न, जिसको हम पिच भी कहते हैं। एक पिच में कितने बेस पेयर होंगे बेटा? 10 होंगे। इसी को हम क्या कह सकते हैं? वन पिच कह सकते हैं। वन पिच के अंदर कितने कितने बेस पेयर होंगे बेटा? ये आपको याद रखना है। 10 बेस पेयर मेक वन कंप्लीट टर्न। इसका मतलब एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर होंगे? आप डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है ये हमारा एक कंप्लीट पिच है। ये हमारा एक कंप्लीट पिच है और इस कंप्लीट पिच में आपको कितने बेस पेयर देखने को मिल रहे हैं ये आपको याद रखना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। मैंने सिंपली आपको बना के बताया है। आपको याद रखना है कि यहां पर जो डीएनए की स्ट्रक्चर होगी इसमें एक पिच में आपको कितने याद रखना है? 10। तो मैं ऐसे रफली बना के बता रहा हूं, ऐसे कितने होंगे? 10। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.3 है। तो दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 0.34 नैनोमीटर। ये आपको याद रखना है। तो मैंने कल आपको यह भी बताया था कि एक टर्न में 30 डिग्री का रोटेशन हो रहा है एक बेस पेयर के बीच में। तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कैसे आया बेटा? कैसे आया? तो आपके पास कितने बेस पेयर है? 10। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 360 डिग्री के साथ। तो आपके पास 360 डिग्री का रोटेशन जो है पूरा हेलिक्स में आपको एक पिच में आपको देखने को मिलेगा। तो पर पिच में आपको क्या देखने को मिलेगा? पर पिच में आपको देखने को मिलेगा बेटा, ये आपको देखने को मिलेगा रोटेशन के साथ। क्या क्लियर है आपको? क्या क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। द रोटेशन हेल्प इन टाइट बेस स्टिकिंग। ये रोटेशन जो हो रहा है वो किस में हेल्प, कौन हेल्प कर रहा है, किस में हेल्प कर रहा है बेटा? ये कर रहा है टाइट स्टिकिंग एंड इंक्रीज डीएनए स्टेबिलिटी। डीएनए की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है स्टेबिलिटी आपके लिए यहां से जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन दे सकता है। ये पॉइंट इनमें से कोई भी एक पॉइंट जो है फोकस हो सकता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको जो बेस कंसेप्ट है, बेसिक रूल जो है चारग्राफ का, वो समझ में आया होगा। चारग्राफ का जो रूल है वो समझ में आया होगा और ये आज का जो कंसेप्ट है क्लियर होगा। तो तीसरा जो पॉइंट है वो भी डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या करता है बेटा? स्टेबिलिटी देता है। वो तीसरा कौन है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। तो ईच डीएनए स्ट्रेन each DNA strain each DNA strain has backbone of sugar and phosphate। सुगर एंड फॉस्फेट के बीच में क्या है बेटा? बैकबोन बनती है। ये आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। द बैकबोन लाइज ऑन द आउटसाइड। कहां होती है बेटा? ये होती है आउटसाइड। कहां होती है? आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स। क्या बात समझ में आए आपको? आपको बैकबोन हमेशा कहां देखने को मिलेगा? बैकबोन हमेशा आपको आउटसाइड देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे हैं यहां पर। ये क्या है? ये जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। क्या है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन है जो आउटसाइड है। यहां से भी आप देख पा रहे हैं ये बैकबोन जो है आउटसाइड की तरफ प्रेजेंट है। तो ये भी क्या करता है? डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू डीएनए हेलिक्स। क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। किसको कर रहा है? डीएनए मॉलिक्यूल को। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई
कि कौन से 3 पॉइंट जो हैं वो डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बीच में, दूसरा 36 डिग्री का रोटेशन, चौथा शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है वो आउटसाइड है, और चौथा क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्टिंग इनवर्ड। तो नाइट्रोजन बेस हमेशा कहाँ होगी, इनवर्ड होगा या इनसाइड होगा, ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो कहां पर होगा, ये इनसाइड होगा। कहां होगा, इनसाइड होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम केमिकल डैमेज, ये केमिकल डैमेज से भी क्या करते हैं, बचाते हैं। डीएनए यदि म्यूटेट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेस पेयरिंग अकर्स थ्रू, कैसे होगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन बेस के बीच में बनता है, और ये क्या करते हैं बेटा, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो ये जो स्टेबिलिटी जो डीएनए को देने वाले जो कंसेप्ट है, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए, क्लियर है। अब हाउ टू कैलकुलेट फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी तक हमने न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा है, हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में पढ़ा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछ लिया जाता है कि यदि डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो उनमें कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पहले तो बताइए बेटा, ये कहां पर बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए आप, यहां पर मैं दो दो क्या बना रहा हूं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड है बेटा, कितने न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहे हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं। और 4 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, ये 1, ये 2, समझ में आ रहा है, ये 2 और ये 3। क्लियर हुआ, 1 2 3 4, 4 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने आपको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, 3 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन बेटा, आपको कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन देख रहे हैं, 3 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आपको क्या याद रखना है, यदि 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 3 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है। यदि 2 न्यूक्लियोटाइड हैं तो एक ही फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ये आपको बात ध्यान रखना है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा जितनी न्यूक्लियोटाइड है उससे एक कम बनेगा। इसका मतलब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1। n-1 का मतलब यह है कि n यहां पर क्या है बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एग्जाम्पल के लिए 5 न्यूक्लियोटाइड हैं, एग्जाम्पल के लिए 5 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो इसमें से मैं एक माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 4 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आ जाएंगे। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे बेटा, कितने होंगे, 4। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि यदि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें से एक को माइनस कर देंगे तो आपको जितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हैं उनका पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बने हैं, ये एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है। ये एक फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बना है, ये आपको समझ में आ गया। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फास्फोडाइस्टर, 4 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इफ अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए,
सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है बेटा, कितना है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, और उसके अंदर क्या है, 10 न्यूक्लियोटाइड है। कितना न्यूक्लियोटाइड है, 10 न्यूक्लियोटाइड है। तो आपको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में बताना है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें से माइनस कर दो। तो हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 10, उसमें से माइनस कर देंगे 1, तो आपके पास आ जाएगा 9। हमको क्या आंसर आएगा यहाँ पर, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो कितने होंगे, 9 होंगे। ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहे हैं। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल के समझते हैं कि एक बैक्टीरियोफाज है जिसका नाम क्या है 5174, और इस बैक्टीरियोफाज के अंदर डीएनए कैसा है बेटा, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, और इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्रेजेंट है। तो आपको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे। तो अभी हमने समझा है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला n-1 है। ये सिंगल स्ट्रैंड के लिए बेटा। तो आपको क्या पता करना है, न्यूक्लियोटाइड कितने हैं आपके पास, 5386 है, तो इसमें से माइनस करना है 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5385। ये आपको पता होना चाहिए, और ये हमारे पास टोटल क्या आ गया, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आ गया। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया कैसे हम एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। ये केवल सिंगल स्ट्रैंड के लिए था। अब बात करते हैं हम डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए। देखिए बेटा, मैं आपको समझा दूं, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। चलिए मैं समझाता हूं आपको कि ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, और इसी का अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल जो है दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। सपोज यहां पर एडेनिन है तो यहां थाइमिन होगा, या गुआनिन है तो साइटोसिन होगा, या थाइमिन है तो एडेनिन होगा, इस टाइप से गुआनिन है तो साइटोसिन होगा, या साइटोसिन है तो गुआनिन होगा। तो यहां पर ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और यहां पर आपस में क्या हो चुका है, बॉन्ड बन चुके हैं। ये क्या हो चुका है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुके हैं, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में है। तो यहां पर आप बात समझ रहे हैं कि यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें, तो n-1 होगा, जबकि हम यहां दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड लेके चल रहे हैं। इसका मतलब यहां पर क्या होगा बेटा, बेस पेयर की बात होगी। किसकी बात होगी, बेस पेयर की बात होगी। इसका मतलब यह है कि यहां पर किसकी बात होगी, बेस पेयर की बात होगी। किसकी बात होगी बेटा, बेस पेयर की बात होगी। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कितने बेस पेयर आपको दिख रहे हैं, कितने बेस पेयर आपको दिख रहे हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 बेस पेयर दिख रहे हैं। इसका मतलब एक बेस पेयर, एक बेस इन वन बेस पेयर इक्वल हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड्स। क्या समझ पा रहे हैं, ये एक बेस पेयर है तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है बेटा, दो बेस पेयर है तो कितने न्यूक्लियोटाइड है, 4। 3 बेस पेयर है तो कितने न्यूक्लियोटाइड, 6। 4 बेस पेयर है तो कितने न्यूक्लियोटाइड, 8। और यदि 5 बेस पेयर है तो कितने न्यूक्लियोटाइड बेटा, 10 न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप दो चेन की बात कर रहे हैं, एक की नहीं। एक की बात कर रहे हैं तो n-1 कर रहे थे, अब दो की बात कर रहे हैं तो 2 माइनस n मतलब n-2 करना पड़ेगा। क्या बनेगा फार्मूला बेटा, यहां पर आपको जब भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो आपको n-2 करना पड़ेगा, और पूरे डीएनए में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, बेस पेयर देखने को मिलेगा। आपको कैसे याद रखना है बेटा, बेस पेयर के फॉर्म में आपको एग्जाम में मिल सकता है। क्या आपको समझ में आया, तो फार्मूला क्या होगा, n-2, n-2। चलिए क्लियर है आपको, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड डीएनए में आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इजी है बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहां से क्वेश्चन जो है बन सकता है। मैंने आपको बता दिया है
बेस पेयर का मीनिंग क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5, 5 बेस पेयर बोला तो इसका मतलब आपको क्या का याद रखना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो मैं सिंपल से बता दूं कि न्यूक्लियोटाइड में यहां पर नोट करके बता देता हूं, यहां पर नोट करके बता देता हूं। क्या नोट, नोट क्या याद रखना है बेटा, क्या नोट याद रखना है, क्या याद रखना है? 1 बेस पेयर इक्वल टू 2 न्यूक्लियोटाइड, ये याद रखना है। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड जब भी पता करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस पेयर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तो आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, क्लियर है, आगे बढ़े क्या? 1 बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहले डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात कर रहे हैं, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है पर स्ट्रैंड, 10 है। मतलब आपको यहां से समझ में आ गया कि एक स्ट्रैंड में 10 है तो दूसरे में भी क्या होंगे, 10 होंगे, तब जाके बेस पेयर बनेगा। बात समझ में आ रहा है बेटा? इन्होंने क्या बोला कि एक स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड के अंदर कितने बेस पेयर हैं, 10, सॉरी 10, 10 न्यूक्लियोटाइड पर स्ट्रैंड। आपको समझ में आ रहा है? तो दो स्ट्रैंड में कितने हो जाएंगे बेटा, इन इन वन की बात की, यहां पर इन टू स्ट्रैंड कितना हो जाएगा, 20। ये आपको बात समझ में आता है? ये 1 है तो इसमें 10 है, तो ये 2 है, दूसरा स्ट्रैंड है इसमें भी 10 हो, तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? किस टाइप से मैंने आपको टोटल न्यूक्लियोटाइड का नंबर बताया दोनों स्ट्रैंड मिला के, ये डबल स्ट्रैंड की बात हो रही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, आपका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, यहां आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपके पास 20 न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब फास्फोडाइस्टर बोन इज इक्वल टू 20 न्यूक्लियोटाइड, 20 न्यूक्लियोटाइड, यहां फार्मूला क्या होगा हमारा, N-2। इसका मतलब यह है 20 - 2, इसका मतलब टोटल फास्फोडाइस्टर बोन कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, 18। आपको समझ में आ रहा है? 18 जो है हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो एक डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर, डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर यदि 20 न्यूक्लियोटाइड है, मतलब पर न्यूक्लियोटाइड जो है एक स्ट्रैंड में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो टोटल कितने होंगे, 18 फास्फोडाइस्टर बोन होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। एक लेमडा बैक्टीरियोफाज है, वायरस है, जिसके अंदर डीएनए जो है कितना है बेटा, 40,000 48,502 बेस पेयर है। यहां पर बेस पेयर के फॉर्म में दिया है, बेस पेयर के फॉर्म में दिया है बेटा, तो आपको इसमें फास्फोडाइस्टर बोन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने यहां पर आपको क्या बताया है कि टोटल बेस पेयर कितना बताया है, 48,502, ये टोटल है। ये किसकी बात कर रहे हैं, टोटल की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया है, क्या याद रखना है, वन बेस पेयर, वन बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 2। तो आपको इसको क्या करना है बेटा, टोटल को मल्टीप्लाई करना है 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि 48,502, 48,502 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास 97,004, 97,004 टोटल न्यूक्लियोटाइड। ये क्या आ गया बेटा, टोटल न्यूक्लियोटाइड आ गए। एक डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है उसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे बेटा, कितने होंगे टोटल न्यूक्लियोटाइड, कितने होंगे, इतने होंगे। तो आपके पास फार्मूला क्या है बेटा, ये मैंने ऑलरेडी यहां मेंशन कर दिया है, 48,502 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 97 97 97 004। ये टोटल आपके पास क्या आ गए, न्यूक्लियोटाइड आ गए। तो अब आपको क्या करना है, फास्फोडाइस्टर बोन इज इक्वल टू N-2 होता है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, N-2 का मतलब होगा टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 97,004 -2 करना है, तो आपके पास जो टोटल आएगा वो कितना आएगा बेटा, टोटल कितना आएगा, इसमें से यदि आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा,
आपके पास क्या आएगा 97002, 97002, 97002। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि टोटल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, 97,002 होगा क्या, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो क्लियर है किस टाइप से सिंगल स्ट्रैंड के अंदर, किस टाइप से डबल स्ट्रैंड के अंदर हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लियर कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा, समझ में आया। यहां से क्वेश्चन आते हैं, हम अभी इसको जो है अगले स्लाइड में सॉल्व करके भी समझेंगे। चलिए डबल स्ट्रैंड की बात करें, सॉरी यहाँ बेस पेयर में लिखा हुआ है बेटा, बेस पेयर में तो आपको याद रखना है, या बेस पेयर में लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है, क्योंकि एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये कैलकुलेट करना है। चलिए डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करें, डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करें, डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करें तो ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है उसके अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। टोटल किसकी बात कर रहा है बेटा, बेस पेयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बेस पेयर की। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेट करना है। दूसरा टोटल नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा आप, चलिए समझते इसको। न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, बेस पेयर कितने हैं हमारे पास, बेस पेयर कितना दिया हुआ है 4.6 इंटू 10⁶। ये क्या दिया हुआ है, बेस पेयर। हमको क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड का नंबर पता करना है। तो न्यूक्लियोटाइड, टोटल न्यूक्लियोटाइड, टोटल न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 4.6 इंटू 2 10⁶। तो आप इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसको बेटा, 4.6। क्यों लिखा मैंने 4.6, क्योंकि ये 4.6 कहां दिया गया है, ई कोलाई की जीनोम का है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या होगा 9.2 इंटू 10⁶। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, टोटल न्यूक्लियोटाइड आ गया। तो टोटल, टोटल क्या आ गया हमारे पास, टोटल न्यूक्लियोटाइड आ गया, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने आ गए, 9.2 इंटू 10⁶। क्लियर है। आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाएं कि आपका जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें 4.6 इंटू 10⁶ जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। तो यहां पर आपको टोटल न्यूक्लियोटाइड का पता करना है, तो 4.6 इंटू 2 इंटू 10⁶ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9.2 जो है वो 10⁶ जो है टोटल बेस पेयर है। अब मुझे क्या करना है बेटा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काउंट करना है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काउंट करना है। किसको काउंट करना है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काउंट करना है। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को काउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 9.2 जो है, फार्मूला क्या है हमारा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट करने का, n-2 होगा, n-2 होगा, n माइनस क्या होगा बेटा 2 होगा। आपको समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम, आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो टोटल, टोटल टोटल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू n-1। तो टोटल कितना है, टोटल कितना है 9.2, 9.2 माइनस 2, या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁶ माइनस 2। क्या आपके पास ये आंसर आएगा, क्या आपके पास ये आंसर आएगा जो आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन जो है पूछ सकता है, या डायरेक्टली कैलकुलेट करने को दे सकता है। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं, या इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। कैसे आप लिखेंगे बेटा, 9.2 माइनस 2, ये आपको याद रखना है। तो अभी अभी आप केवल फिलहाल में यहां पर ये जो है इसी आंसर को आप याद रखें, तो आपका जो है वो इजी हो जाएगा। तो 9.2 इंटू 10⁶ माइनस 2 जो है आपका
टोटल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या आपको अभी तक जो लेक्चर है इसमें हमने कैसे सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड के जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है काउंट किए, कैसे न्यूक्लियोटाइड जो है काउंट किए, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करने वाले बेटा, आज जो स्टडी किया है उसी के बेस पर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे इनको? रीड कीजिए पहले क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये चारगाफ के बेस पर है। ये किसके बेस पर बेटा? चारगाफ के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। चारगाफ जो रूल है, चारगाफ जो रूल है उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। समझते हैं थोड़ा इसको क्या बताना चाह रहा है। इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए, डीएनए जो है उसमें 30% जो है डीएनए है, 30% जो है जो डीएनए है उसमें जो है एडेनिन कितना है बेटा? 30% है। सो व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ थाइमिन, ग्वानाइन एंड साइटोसिन इन इट। डीएनए में केवल एक का दिया हुआ है, आपको 3 का पता करना है। चलिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 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 चारगाफ है उनका रूल क्या था कि प्यूरिन जितना होगा उतना ही क्या होगा? पायरिमिडिन होगा। इसका मतलब क्या है? जितना एडिनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। इसका मतलब यह है कि यदि क्या होगा, यदि एडेनिन कितना दिया गया है, यहाँ पर एडेनिन 30% दिया है, एडेनिन कितना दिया बेटा? 30% दिया है। तो इसका मतलब ये है कि थाइमिन जो है, थाइमिन भी जो है वो कितना होगा? 30% होगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? एडेनिन यदि 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। तो 100 करने के लिए क्या लगेगा बेटा? यहाँ पर 20 ये होगा और यहाँ पर भी 20 ये होगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 40। क्या आपको समझ में आ रहा है कि किस टाइप से मैंने ये जो डिफरेंस है वो आपको बताया कि आपको पता है यदि एडेनिन 30% है तो एडेनिन जितने होंगे उतने ही कितना होगा थाइमिन? 30%। तो ग्वानिन और साइटोसिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 60 में से माइनस क्या होगा? 40 हो जाएगा। तो 20 पर ही बच जाएगा। तो हमारे पास क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए बेटा? यदि थाइमिन हमारे पास क्या दिख रहा है? थाइमिन हमारे पास कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। थाइमिन यहाँ पर आपको 30 दिख रहा है, यस थाइमिन 30 दिख रहा है। ग्वानिन 20 होगा, साइटोसिन भी क्या होगा बेटा? 20 हो जाएगा। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? सॉल्व कर पा रहे हैं? ये सॉल्व कर पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? ये आपको आंसर समझ में आया किस टाइप से पूछा गया? ये नीट 2021 का है बेटा। ये सिंपल सा आपको कैलकुलेट करना है, कैसे याद रखना है? वो चारगाफ के रूल को याद रखना है। चलिए, इन डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 20। थाइमिन आपको दिया है तो आपको सबसे पहले क्या नोट डाउन करना है? एडेनिन के साथ में थाइमिन, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन। यदि एडेनिन डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 20%, थाइमिन यदि 20% है तो एडेनिन भी 20% होगा। तो ये कितना हो गया बेटा? 40। तो बचा कितना? 60। तो इसका मतलब 30% ये होगा, 30% ये होगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को पूछ रहा है बेटा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुआनाइन? तो गुआनाइन कितना होगा बेटा? 30% होगा। तो हमारा सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है बेटा? बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? समझ पा रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि किस टाइप से जो है इस रेशियो को हम सॉल्व कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट, ये कब आया बेटा? नीट 2020 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है, नीट 2020 में आया हुआ है। देखिए बेटा किस टाइप से जो हमने आज स्टडी किया है उसी पर लगातार जो है क्वेश्चन जो है पूछे गए। चलिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेसिस पेयर इज 0.34। आपको पता है कि दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। ये आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक पीच के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड है, ये भी आपको पता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.34 है। द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज टिपिकल मेमेलियन सेल इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। तो टोटल मेमोलियन का जीनोम कितना है बेटा? 6.6 इंटू 10⁹। तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना होना चाहिए? टोटल लेंथ कितना होना चाहिए? टोटल लेंथ कितना होना चाहिए ये आपको समझ में आना चाहिए। ये टोटल लेंथ कितना होगा बेटा? टोटल लेंथ कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? 6.6 है, 6.6 है, ये क्या है? टोटल हमारा बेस पेयर है। तो इसको क्या करेंगे बेटा?
इसको आप क्या करेंगे, 0.34 जो है इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है बेटा, समझना है आपको। कैसे समझना है कि टोटल जो जीनोम है वो कितना है, 6.6 इंटू 10⁹। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा, 0.34। तो क्या मैं इसको 6.6 इंटू 0.34 को इस टाइप से राइट कर सकता हूं। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2.24 के समथिंग इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब नियर बाय 2.2 जो है पूरे टोटल जीनोम की लेंथ हो गई। तो क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ डीएनए इज, तो क्या होगा बेटा हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा 2.2 मीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा, 2.2 मीटर ये आपको समझ में आ गया होगा। कर पाएंगे, ये नीट 2020 का जो बेटा क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, यहां पर डीएनए की लेंथ दी गई है बेटा। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि टोटल लेंथ कितनी थी, 2.2। तो इन्होंने क्या कर दिया बेटा, इफ द डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर, कितना बेस पेयर होना चाहिए। तो आपको अभी क्वेश्चन में क्या बताया गया है, टोटल लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर की है। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना होगा, 6.6 इंटू 10⁹। लेकिन इफ द लेंथ ऑफ डीएनए क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा बेटा, 1.1 जो है आपको लेंथ मिल जाएगी, 1.1 जो है आपको लेंथ मिल जाएगी। और इसका हाफ क्या होगा, 3.3 इंटू 10⁹ जो है आपको न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे। तो क्लियर है कंसेप्ट, कर पाएंगे। तो इसके हिसाब से ये जो डी ऑप्शन जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। समझ लेते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 इंटू 10⁹ जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो क्लियर है क्या, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चले चले चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का जो लेक्चर है आपको बहुत पसंद आया होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। तो आज जो है हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी स्टडी किया है, इसको आपको एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़ना है बेटा, और इसी के बेस पर जो है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। यदि आपको समझ में नहीं आया, बार बार देखिए बेटा। अगेन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके आगे बढ़ेंगे। तो आज तक के लिए थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।